धारा 241 भिन्न भिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप। यह धारा आपराधिक मामलों में आरोप चार्ज बनाने और उनके विचारण ट्रायल के एक मौलिक सिद्धांत को स्थापित करती है। प्रत्येक अलग अपराध के लिए एक अलग आरोप होना चाहिए और उनका अलग से विचारण किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अभियुक्त को प्रत्येक विशिष्ट आरोप के लिए स्पष्ट रूप से जवाबदेह ठहराया जाए और उसे एक ही मुकदमे में कई अप्रबंधित आरोपों का सामना न करना पड़े, जिससे बचाव करना मुश्किल हो जाए। एक प्रत्येक भिन्न डिस्टिंक्ट अपराध जिसके लिए किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, उसके लिए एक पृथक आरोप होगा और ऐसे प्रत्येक आरोप का पृथक रूप से विचारण किया जाएगा। सरल शब्दों में, अगर किसी व्यक्ति पर अलग अलग अपराध करने का आरोप है, उदाहरण के लिए उसने एक दिन चोरी की और अगले दिन किसी को चोट पहुंचाई, तो हर अपराध के लिए एक अलग आरोप पत्र चार्ज बनाया जाएगा। और हर आरोप के लिए अलग से मुकदमा चलाया जाएगा। परंतु यह कि जहां अभियुक्त व्यक्ति लिखित आवेदन द्वारा ऐसी इच्छा व्यक्त करता है और मजिस्ट्रेट की राय है कि ऐसे व्यक्ति को इससे पूर्वाग्रह प्रेजुडिस होने की संभावना नहीं है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बनाए गए सभी या किसी भी आरोप का एक साथ विचारण कर सकता है। विशेष प्रावधान आमतौर पर तो अलग अलग मुकदमे होते हैं, लेकिन अगर आरोपी खुद लिखित में यह कहता है कि वह सारे आरोपों का मुकदमा एक साथ चाहता है, और मजिस्ट्रेट को भी लगता है कि इससे आरोपी को कोई नुकसान पूर्वाग्रह नहीं होगा, तो मजिस्ट्रेट आरोपी के खिलाफ लगे सभी या कुछ आरोपों का मुकदमा एक साथ चला सकता है। 2. उपधारा 1 में कुछ भी धारा 242, 243, 244 और 246 के प्रावधानों के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा। सरल शब्दों में, उपधारा 1 का यह नियम कि हर अपराध का अलग आरोप और अलग मुकदमा होगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 242, 243, 244 और 246 को प्रभावित नहीं करेगा। ये धाराएं आमतौर पर उन स्थितियों से संबंधित होती हैं जहां एक से अधिक अपराधों के लिए एक साथ आरोप लगाए जा सकते हैं या एक साथ विचारण किया जा सकता है, जैसे एक ही कार्य में कई अपराध या एक ही लेन देन में कई अपराध या एक ही व्यक्ति द्वारा 1 वर्ष के भीतर किए गए समान प्रकार के कई अपराध। यह उपधारा स्पष्ट करती है कि धारा 241 का सामान्य नियम इन विशिष्ट अपवादों पर हावी नहीं होगा। दृष्टांत इलस्ट्रेशन, पर एक अवसर पर चोरी करने का और दूसरे अवसर पर गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप है। पर चोरी और गंभीर चोट पहुंचाने के लिए पृथक रूप से आरोप लगाया जाना चाहिए और पृथक रूप से विचारण किया जाना चाहिए। सरल शब्दों में, अगर ने एक बार चोरी की और फिर किसी और समय किसी को गंभीर चोट पहुंचाई, तो चोरी के लिए अलग केस चलेगा और गंभीर चोट पहुंचाने के लिए अलग केस चलेगा। इस धारा का महत्व, निष्पक्षता और स्पष्टता। यह सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त को प्रत्येक अपराध के लिए स्पष्ट रूप से पता हो कि उस पर क्या आरोप है, जिससे वह अपना बचाव प्रभावी ढंग से तैयार कर सके। एक ही मुकदमे में बहुत सारे अलग अलग आरोपों को मिलाकर जटिलता और भ्रम को रोका जा सके। न्यायिक सुगमता, यह अदालतों के लिए भी मामलों को व्यवस्थित रूप से चलाने में मदद करता है। पुनरावृत्ति से बचाव, यह अभियुक्त के हितों की रक्षा करता है, उसे एक ही मुकदमे में कई असंबंधित आरोपों का सामना करने से बचाता है, जिससे न्याय की विफलता न हो। संक्षेप में, धारा 241 का सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक अलग अपराध के लिए एक अलग आरोप होगा और उसका अलग से विचारण होगा। हालांकि यदि अभियुक्त लिखित में अनुरोध करता है और मजिस्ट्रेट को कोई पूर्वाग्रह नहीं दिखता है, तो आरोपों का एक साथ विचारण किया जा सकता है। ये धारा 242, 243, 244 और 246 में दिए गए अपवादों को भी मान्यता देती है, जो कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में एक साथ विचारण की अनुमति देते हैं। धारा 242 एक ही वर्ष के भीतर एक ही प्रकार के अपराधों को एक साथ आरोपित किया जा सकता है। यह धारा 241 में बताए गए सामान्य नियम कि प्रत्येक अलग अपराध के लिए अलग आरोप और अलग विचारण होगा का एक महत्वपूर्ण अपवाद है।
यह विशिष्ट परिस्थितियों में एक ही मुकदमे में कई अपराधों के लिए एक साथ आरोप लगाने और विचारण करने की अनुमति देती है, जिससे न्यायिक दक्षता बढ़ाई जा सके। एक, जब किसी व्यक्ति पर एक ही प्रकार के एक से अधिक अपराध करने का आरोप है और वे अपराध 12 महीने की अवधि के भीतर पहले अपराध से लेकर अंतिम अपराध तक किए गए हैं, चाहे वे एक ही व्यक्ति के संबंध में हों या नहीं, तो उस पर उनमें से 5 से अधिक नहीं, एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है। सरल शब्दों में, अगर किसी व्यक्ति ने एक ही तरह के कई अपराध किए हैं, जैसे कई बार चोरी, और ये सारे अपराध 1 साल के अंदर पहले अपराध से आखिरी अपराध तक हुए हैं। चाहे उसने ये अपराध एक ही व्यक्ति के साथ किए हों या अलग अलग व्यक्तियों के साथ। तो उस पर अधिकतम 5 ऐसे अपराधों के लिए एक ही आरोप पत्र में आरोप लगाया जा सकता है और एक ही मुकदमे में सुनवाई की जा सकती है। उदाहरण, अ ने जनवरी में बी की साइकिल चुराई, मार्च में एस की मोटरसाइकिल चुराई और जून में डी की कार चुराई। ये सभी चोरी के अपराध हैं। इन तीनों चोरियों के लिए अ पर एक ही मुकदमे में आरोप लगाया जा सकता है। एक ही प्रकार के अपराध की परिभाषा। 2, अपराध एक ही प्रकार के तब माने जाते हैं जब वे भारतीय न्याय संहिता 2023 या किसी विशेष या स्थानीय कानून की एक ही धारा के तहत समान मात्रा के दंड से दंडनीय हों। सरल शब्दों में, अपराधों को एक ही प्रकार का तब माना जाएगा जब वे भारतीय न्याय संहिता 2023 की एक ही धारा के तहत दंडनीय हों और उन सभी अपराधों के लिए समान मात्रा की सजा का प्रावधान हो, जैसे सभी में 3 साल तक की कैद या सिर्फ जुर्माना, या किसी अन्य विशेष या स्थानीय कानून की एक ही धारा के तहत हो। परंतु यह कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 303 की उपधारा 2 के तहत दंडनीय अपराध को उक्त संहिता की धारा 305 के तहत दंडनीय अपराध के समान प्रकार का अपराध माना जाएगा, और यह भी कि उक्त संहिता की किसी भी धारा के तहत या किसी विशेष या स्थानीय कानून के तहत दंडनीय अपराध को ऐसे अपराध को करने के प्रयास के समान प्रकार का अपराध माना जाएगा जब ऐसा प्रयास एक अपराध हो। विशेष प्रावधान प्रोविजो धारा 303, 2 और धारा 305 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 303 की उपधारा 2 जो संभवतः हत्या से संबंधित हो सकती है, और धारा 305 जो संभवतः गैर इरादतन हत्या से संबंधित हो सकती है, के तहत दंडनीय अपराधों को एक ही प्रकार का माना जाएगा। यह विभिन्न प्रकार की हत्या, मानव वध के मामलों को एक साथ विचारण की सुविधा दे सकता है यदि वे एक ही लेन देन से संबंधित हों। और प्रयास भी समान प्रकार का, किसी अपराध को करने का प्रयास, अटेम्प्ट भी उस मूल अपराध के समान प्रकार का माना जाएगा, बशर्ते वह प्रयास अपने आप में एक दंडनीय अपराध हो। उदाहरण के लिए, चोरी का अपराध और चोरी का प्रयास दोनों एक ही प्रकार के माने जाएंगे। इस धारा का महत्व, न्यायिक दक्षता। यह न्यायालय के समय और संसाधनों की बचत करता है, क्योंकि एक ही प्रकार के कई छोटे छोटे अपराधों के लिए अलग अलग मुकदमे चलाने की आवश्यकता नहीं होती। अभियुक्त के लिए सुविधा। यह अभियुक्त को एक ही मुद्दे पर बार बार अदालत में पेश होने की परेशानी से बचाता है। स्पष्टता। यह सुनिश्चित करता है कि एक ही प्रकार के अपराधों को एक साथ निपटाया जा सके, खासकर जब वे एक ही पैटर्न या व्यवहार का हिस्सा हों। संक्षेप में, धारा 242 एक अपवाद प्रदान करती है जो एक ही व्यक्ति द्वारा 1 वर्ष के भीतर किए गए एक ही प्रकार के अधिकतम 5 अपराधों के लिए एक साथ आरोप लगाने और एक ही मुकदमे में सुनवाई की अनुमति देती है, चाहे वे एक ही व्यक्ति के खिलाफ हों या नहीं। यह धारा एक ही प्रकार के अपराध को परिभाषित करती है और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अपराध के प्रयास को भी मूल अपराध के समान प्रकार का मानती है। धारा 243 एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। यह धारा बताती है कि किन परिस्थितियों में एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए एक से अधिक अपराधों के लिए एक साथ आरोप लगाए जा सकते हैं और एक ही मुकदमे में सुनवाई की जा सकती है। यह धारा 241 के सामान्य नियम
प्रत्येक अलग अपराध के लिए अलग मुकदमा के कई अपवादों को स्पष्ट करती है, जिससे न्यायिक दक्षता और न्याय का प्रशासन सुगम हो सके। कि एक यदि कृत्यों की एक ही श्रृंखला सीरीज ऑफ एक्ट्स इस प्रकार आपस में जुड़ी हुई है कि एक ही समव्यवहार सेम ट्रांजैक्शन का निर्माण करती है और उसी व्यक्ति द्वारा एक से अधिक अपराध किए जाते हैं, तो उस पर ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए आरोप लगाया जा सकता है और उसका एक ही विचारण में विचारण किया जा सकता है। सरल शब्दों में, अगर किसी व्यक्ति ने कई काम किए हैं और ये सारे काम आपस में इस तरह जुड़े हैं कि वे एक ही घटना या लेन देन का हिस्सा लगते हैं, तो उस व्यक्ति पर उन सभी अपराधों के लिए एक साथ आरोप लग सकते हैं और एक ही मुकदमे में सुनवाई हो सकती है। उदाहरण, चोरी करते समय किसी को चोट पहुंचाना, ये दोनों काम एक ही घटना का हिस्सा है। 2. जब किसी व्यक्ति पर आपराधिक विश्वासघात या संपत्ति के बेईमानी से दुरुपयोग के एक या अधिक अपराधों का आरोप लगाया गया हो, जैसा कि धारा 245 की उपधारा 2 या धारा 242 की उपधारा 1 में प्रावधानित है, और उस पर उन अपराधों को सुगम बनाने या छिपाने के उद्देश्य से खातों के मिथ्याकरण, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के एक या अधिक अपराध करने का आरोप है, तो उस पर ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए आरोप लगाया जा सकता है और उसका एक ही विचारण में विचारण किया जा सकता है। सरल शब्दों में, अगर किसी पर गबन या पैसों के गलत इस्तेमाल का आरोप है, जैसा कि धारा 235(2) या 242(1) में बताया गया है, और उसने इस गबन को आसान बनाने या छिपाने के लिए खातों में हेरफेर, जालसाजी भी की है, तो उस पर गबन और जालसाजी दोनों के लिए एक साथ आरोप लग सकते हैं और एक ही मुकदमे में सुनवाई हो सकती है। 3. यदि कथित कार्य किसी ऐसे कानून में 2 या अधिक पृथक परिभाषाओं के अंतर्गत आते हैं जो वर्तमान में अपराधों को परिभाषित या दंडित करते हैं, तो उन पर आरोपित व्यक्ति पर ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए आरोप लगाया जा सकता है और उसका एक ही विचारण में विचारण किया जा सकता है। सरल शब्दों में, अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा काम किया है जो मौजूदा कानून की 2 या ज्यादा अलग अलग धाराओं में अपराध बनता है, तो उस पर उन सभी धाराओं के तहत आरोप लग सकते हैं और एक ही मुकदमे में सुनवाई हो सकती है। उदाहरण, किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, जो चोट पहुंचाने का अपराध भी है और मारपीट का भी। 4. यदि कई कार्य, जिनमें से एक या एक से अधिक अपने आप में एक अपराध का गठन करते, जब संयुक्त किए जाते हैं तो एक अलग अपराध का गठन करते हैं, तो उन पर आरोपित व्यक्ति पर ऐसे संयुक्त कृत्यों द्वारा गठित अपराध के लिए और ऐसे किसी भी एक या अधिक कृत्यों द्वारा गठित किसी भी अपराध के लिए आरोप लगाया जा सकता है और उसका एक ही विचारण में विचारण किया जा सकता है। सरल शब्दों में, अगर किसी व्यक्ति ने कई काम किए हैं और हर काम अपने आप में एक अपराध है, लेकिन जब उन सभी कामों को मिला दिया जाए तो वे एक बड़ा या अलग अपराध बन जाते हैं, तो उस पर उन सभी कामों से मिलकर बने बड़े अपराध के लिए और उन अलग अलग छोटे कामों जो अपने आप में अपराध थे के लिए भी एक साथ आरोप लग सकते हैं और एक ही मुकदमे में सुनवाई हो सकती है। उदाहरण, किसी ने पहले किसी को जबरन उठाया, अपहरण, फिर उससे पैसे मांगे, फिरौती, और फिर उसे नुकसान पहुंचाया। अपहरण और फिरौती अपने आप में अपराध हैं, लेकिन तीनों मिलकर एक बड़ा अपराध भी बन सकते हैं। 5. इस धारा में निहित कुछ भी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 9 के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा। सरल शब्दों में, इस धारा के नियम भारतीय न्याय संहिता की धारा 9 को प्रभावित नहीं करेंगे। धारा 9 आमतौर पर एक ही कार्य के लिए 2 बार दंडित न करने के सिद्धांत से संबंधित होती है, जिसे दोहरे खतरे या डबल जेपर्डी के रूप में जाना जाता है। यह उपधारा सुनिश्चित करती है कि कई अपराधों के लिए एक साथ मुकदमा चलाने की अनुमति देने के बावजूद कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित न हो। उपधारा बेन के दृष्टांत इलस्ट्रेशंस टू सबसेक्शन 1A, अबे को जो वैध हिरासत में है बचाता है और ऐसा करते हुए
एस एक कांस्टेबल जिसकी हिरासत में बे था को गंभीर चोट पहुंचाता है। अ पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 121 की उपधारा 2 और धारा 223 के तहत अपराधों के लिए आरोप लगाया जा सकता है और दोषी ठहराया जा सकता है। सरल शब्दों में आरोपी ने कैदी को छुड़ाया, एक अपराध, और ऐसा करते हुए कांस्टेबल को चोट पहुंचाई, दूसरा अपराध। ये दोनों काम एक ही घटना का हिस्सा हैं, इसलिए दोनों के लिए एक साथ मुकदमा चल सकता है। बे अब बलात्कार करने के इरादे से दिन में गृह भेदन करता है और इस प्रकार घर में प्रवेश करके बे की पत्नी के साथ बलात्कार करता है। अ पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 और धारा 331 की उपधारा 3 के तहत अपराधों के लिए पृथक रूप से आरोप लगाया जा सकता है और दोषी ठहराया जा सकता है। सरल शब्दों में आरोपी ने घर में घुसपैठ की, एक अपराध, और फिर बलात्कार किया, दूसरा अपराध। ये दोनों एक ही समव्यवहार का हिस्सा हैं। सी अ के पास कई मोहरें हैं, यह जानते हुए कि वे जाली हैं और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 327 के तहत दंडनीय कई जालसाजी करने के उद्देश्य से उनका उपयोग करने का इरादा रखता है। अ पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 341 की उपधारा 2 के तहत प्रत्येक मोहर के कब्जे के लिए पृथक रूप से आरोप लगाया जा सकता है और दोषी ठहराया जा सकता है। सरल शब्दों में एक व्यक्ति के पास कई जाली मोहरें हैं जिनका उपयोग वह जालसाजी के लिए करना चाहता है। हालांकि हर मोहर का कब्जा एक अलग अपराध है, इन्हें एक साथ सुना जा सकता है। डी बे को चोट पहुंचाने के इरादे से अ उसके खिलाफ एक आपराधिक कार्यवाही शुरू करता है, यह जानते हुए कि ऐसी कार्यवाही के लिए कोई उचित या कानूनी आधार नहीं है, और बे पर एक अपराध करने का झूठा आरोप भी लगाता है, यह जानते हुए कि ऐसे आरोप के लिए कोई उचित या कानूनी आधार नहीं है। अ पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 248 के तहत दो अपराधों के लिए पृथक रूप से आरोप लगाया जा सकता है और दोषी ठहराया जा सकता है। सरल शब्दों में एक व्यक्ति ने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर झूठा केस दर्ज कराया और उस पर झूठा आरोप लगाया। ये दोनों काम एक ही इरादे और लेन देन से जुड़े हैं। ई अ बे को चोट पहुंचाने के इरादे से उस पर एक अपराध करने का झूठा आरोप लगाता है, यह जानते हुए कि ऐसे आरोप के लिए कोई उचित या कानूनी आधार नहीं है। विचारण में अबो के खिलाफ झूठा साक्ष्य देता है जिससे बे को मृत्युदंड वाले अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सके। अ पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 230 और 248 के तहत अपराधों के लिए पृथक रूप से आरोप लगाया जा सकता है और दोषी ठहराया जा सकता है। सरल शब्दों में आरोपी ने झूठा आरोप लगाया, एक अपराध, और फिर झूठी गवाही दी, दूसरा अपराध। ये दोनों काम एक ही लेन देन के हिस्से के रूप में एक ही लक्ष्य, पीड़ित को नुकसान पहुंचाना, के लिए किए गए थे। एफ अ 6 अन्य लोगों के साथ दंगा करने, गंभीर चोट पहुंचाने और एक लोक सेवक पर हमला करने का अपराध करता है जो अपने कर्तव्य के निर्वहन में दंगे को दबाने का प्रयास कर रहा था। अपर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 117 की उपधारा 2, धारा 121 की उपधारा 2 और धारा 150 के तहत अपराधों के लिए पृथक रूप से आरोप लगाया जा सकता है और दोषी ठहराया जा सकता है। सरल शब्दों में एक ही घटना में कई लोगों ने दंगा किया, चोट पहुंचाई और पुलिस पर हमला किया। ये सारे काम एक ही घटना का हिस्सा हैं। जी, ए, बी, एस और डी को एक ही समय में उनके व्यक्तियों को चोट पहुंचाने की धमकी देता है जिससे उन्हें दहशत हो। अ पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 321 सरे की उपधारा 2 और 3 के तहत प्रत्येक 3 अपराधों के लिए पृथक रूप से आरोप लगाया जा सकता है और दोषी ठहराया जा सकता है। सरल शब्दों में एक ही समय में कई लोगों को धमकी देना। हालांकि हर व्यक्ति को धमकी एक अलग अपराध है, ये सब एक ही कार्यवाही में हो सकते हैं। ए से जी तक के दृष्टांतों में संदर्भित पृथक आरोपों का विचारण एक ही समय में किया जा सकता है। उपधारा 3 के दृष्टांत इलस्ट्रेशंस टू सब सेक्शन 3H ने गलती से बे को एक छड़ी से मारा। अपर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 115 की उपधारा 2 और धारा 131 के तहत अपराधों के लिए पृथक रूप से आरोप लगाया जा सकता है और दोषी ठहराया जा सकता है। सरल शब्दों में एक ही कार्य, छड़ी से मारना, दो अलग अलग अपराधों, उदाहरण के लिए चोट पहुंचाना,
और हमला करना में आता है। दोनों के लिए एक साथ सुनवाई हो सकती है। आय, चुराई हुई मकई की कई बोरियां अ और ब को दे दी जाती हैं, जो जानते थे कि वे चुराई हुई संपत्ति है, उन्हें छिपाने के उद्देश्य से। अ और ब तब स्वेच्छा से एक दूसरे की मदद करते हुए बोरियों को अनाज के गड्ढे के तल पर छिपाते हैं। अ और ब पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 317 की उपधारा 2 और 5 के तहत अपराधों के लिए पृथक रूप से आरोप लगाया जा सकता है और दोषी ठहराया जा सकता है। सरल शब्दों में, चोरी की संपत्ति को छिपाना एक अपराध और आपस में मिलकर ऐसा करना दूसरा अपराध, साजिश। एक ही कार्य दो अलग परिभाषाओं के तहत आता है। जे अपने बच्चे को इस ज्ञान के साथ छोड़ देता है कि वह ऐसा करके उसकी मृत्यु का कारण बन सकती है। बच्चे की इस प्रकार छोड़ने के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है। ए पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 93 और 105 के तहत अपराधों के लिए पृथक रूप से आरोप लगाया जा सकता है और दोषी ठहराया जा सकता है। सरल शब्दों में, बच्चे को छोड़ना एक अपराध और उसके परिणाम स्वरूप बच्चे की मृत्यु होना दूसरा अपराध, गैर इरादतन हत्या या हत्या के बे एक लोक सेवक को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 201 के तहत एक अपराध के लिए दोषी ठहराने के उद्देश्य से जाली दस्तावेज को वास्तविक साक्ष्य के रूप में बेईमानी से उपयोग करता है। पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 233 और धारा 340 की उपधारा 2, धारा 333 के साथ पठित के तहत अपराधों के लिए पृथक रूप से आरोप लगाया जा सकता है और दोषी ठहराया जा सकता है। सरल शब्दों में, जाली दस्तावेज का उपयोग करना एक अपराध और झूठे सबूत पेश करना दूसरा अपराध। ची नीति चंदा उपधारा 4 का दृष्टांत, इलस्ट्रेशन 2 सबसेक्शन श्वार एल अबे पर डकैती करता है और ऐसा करते हुए उसे स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है। अपर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 115 की उपधारा 2 और धारा 309 की उपधारा 2 और 4 के तहत अपराधों के लिए पृथक रूप से आरोप लगाया जा सकता है और दोषी ठहराया जा सकता है। सरल शब्दों में, आरोपी ने लूट की एक अपराध और ऐसा करते हुए चोट भी पहुंचाई दूसरा अपराध। ये दोनों मिलकर डकैती का बड़ा अपराध बनाते हैं, तो लूट, चोट और डकैती तीनों के लिए एक साथ सुनवाई हो सकती है। टेक्सचुअल संक्षेप में, धारा 243 उन विशिष्ट परिस्थितियों को परिभाषित करती है जहां एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए कई अपराधों का एक साथ विचारण किया जा सकता है। यह एक ही समव्यवहार के सिद्धांत, खातों के मिथ्याकरण जैसे संबंधित अपराधों, एक ही कार्य के कई कानूनी परिभाषाओं के तहत आने वाले अपराधों और कई छोटे कृत्यों से मिलकर एक बड़ा अपराध बनने वाले मामलों को शामिल करती है। इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और यह सुनिश्चित करना है कि न्याय कुशलता से और बिना अनावश्यक दोहराव के प्रशासित हो। धारा 244, जब यह संदिग्ध हो कि कौन सा अपराध किया गया है। यह धारा उन स्थितियों से संबंधित है जब एक ही घटना या कई घटनाओं की श्रृंखला के तथ्य ऐसे होते हैं कि यह स्पष्ट नहीं होता कि अभियुक्त ने वास्तव में कौन सा विशिष्ट अपराध किया है, हालांकि उसने कोई अपराध अवश्य किया है। ऐसे मामलों में यह धारा अभियुक्त पर आरोप लगाने और मुकदमे चलाने के तरीके के लिए प्रावधान करती है। एक, यदि एक अकेला कार्य या कार्यों की श्रृंखला ऐसी प्रकृति की है कि यह संदिग्ध है कि सिद्ध किए जा सकने वाले तथ्य कई अपराधों में से किस अपराध का गठन करेंगे, तो अभियुक्त पर ऐसे सभी या उनमें से किसी भी अपराध को करने का आरोप लगाया जा सकता है और ऐसे कई आरोपों का एक साथ विचारण किया जा सकता है, या उस पर उक्त अपराधों में से किसी एक को करने का वैकल्पिक रूप से आरोप लगाया जा सकता है। सरल शब्दों में, मान लीजिए किसी ने कोई काम किया है या कई काम किए हैं और यह साफ नहीं है कि उसने कौन सा अपराध किया है, हालांकि उसने कोई अपराध ज़रूर किया है। उदाहरण के लिए, किसी के पास चोरी का सामान मिला। यह चोरी हो सकती है या चोरी का सामान प्राप्त करना हो सकता है या विश्वासघात हो सकता है। ऐसी स्थिति में आरोपी पर उन सभी संभावित अपराधों का आरोप लगाया जा सकता है। और उन सभी आरोपों की सुनवाई एक साथ की जा सकती है। या उस पर किसी एक अपराध का वैकल्पिक रूप से आरोप लगाया जा सकता है, जैसे
या तो इसने चोरी की या चोरी का सामान प्राप्त किया। ओ मुख्य उद्देश्य संदिग्धता के कारण अपराधी को बचने न देना और एक ही मुकदमे में सभी संभावित पहलुओं को कवर करना। 2. यदि ऐसे मामले में अभियुक्त पर एक अपराध का आरोप लगाया जाता है और साक्ष्य में यह प्रतीत होता है कि उसने एक अलग अपराध किया है जिसके लिए उस पर उपधारा 1 के प्रावधानों के तहत आरोप लगाया जा सकता था, तो उसे उस अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है जिसे उसने किया है दिखाया गया है, भले ही उस पर उस अपराध का आरोप नहीं लगाया गया था। सरल शब्दों में, अगर शुरू में आरोपी पर सिर्फ एक अपराध का आरोप लगाया गया था, उदाहरण के लिए सिर्फ चोरी का, लेकिन मुकदमे के दौरान सबूतों से पता चलता है कि उसने कोई दूसरा अपराध किया है, उदाहरण के लिए चोरी नहीं बल्कि चोरी का सामान प्राप्त किया, और वह दूसरा अपराध ऐसा है जिसके लिए उस पर ऊपर उपधारा 8 के तहत आरोप लगाया जा सकता था, तो अदालत उसे उस दूसरे अपराध के लिए भी दोषी ठहरा सकती है भले ही उस दूसरे अपराध का आरोप उस पर लगाया नहीं गया था। महत्व यह लचीलापन प्रदान करता है और सुनिश्चित करता है कि अदालत तकनीकी खामियों के कारण दोषी व्यक्ति को दोषमुक्त न करे। दृष्टांत इलस्ट्रेशंस पर एक कार्य का आरोप है जो चोरी या चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने या आपराधिक विश्वासघात या धोखाधड़ी के बराबर हो सकता है। उस पर चोरी, चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने, आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी का आरोप लगाया जा सकता है, या उस पर चोरी करने या चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने या आपराधिक विश्वासघात या धोखाधड़ी करने का वैकल्पिक रूप से आरोप लगाया जा सकता है। सरल शब्दों में, एक ही स्थिति जैसे किसी के पास संदिग्ध रूप से कोई सामान मिलना में आरोपी पर चोरी, चोरी का सामान रखने, गबन, धोखाधड़ी, इन सभी का आरोप एक साथ लगाया जा सकता है, या तो यह या वह करके वैकल्पिक आरोप भी लगाया जा सकता है। उपर्युक्त मामले में पर केवल चोरी का आरोप है। यह प्रतीत होता है कि उसने आपराधिक विश्वासघात का अपराध किया या चुराई गई वस्तुओं को प्राप्त करने का, उसे आपराधिक विश्वासघात या चुराई गई वस्तुओं को प्राप्त करने का दोषी ठहराया जा सकता है, जैसी भी स्थिति हो, भले ही उस पर ऐसे अपराध का आरोप नहीं लगाया गया था। सरल शब्दों में, आरोपी पर सिर्फ चोरी का आरोप था, लेकिन सबूतों से पता चला कि उसने गबन या चोरी का सामान रखने का अपराध किया, तो उसे गबन या चोरी का सामान रखने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही आरोप पत्र में ये अपराध न लिखे हों। मजिस्ट्रेट के सामने शपथ पर कहता है कि उसने बै को एस को लाठी से मारते देखा। सत्र न्यायालय के सामने शपथ पर कहता है कि बै ने एस को कभी नहीं मारा। पर वैकल्पिक रूप से जानबूझकर झूठा साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकता है और दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि इन विरोधाभासी बयानों में से कौन सा झूठा था। सरल शब्दों में, एक व्यक्ति ने 2 अलग अलग अदालतों में शपथ पर 2 विरोधाभासी बयान दिए। यह स्पष्ट है कि एक बयान झूठा है, लेकिन कौन सा यह साबित करना मुश्किल है, तो उस पर वैकल्पिक रूप से झूठी गवाही का आरोप लग सकता है और उसे दोषी ठहराया जा सकता है। इस धारा का महत्व, न्याय की विफलता से बचाव। यह न्यायिक प्रणाली को ऐसे मामलों में न्याय सुनिश्चित करने में मदद करती है जहां अपराध की सटीक प्रकृति संदिग्ध होती है। अभियुक्त के लिए सुरक्षा। यह सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त को उन आरोपों के बारे में पता चले जिनका उसे सामना करना पड़ सकता है, भले ही अपराध की सटीक कानूनी वर्गीकरण शुरू में स्पष्ट न हो। प्रक्रियात्मक दक्षता। यह एक ही घटना से संबंधित कई संभावित अपराधों के लिए अलग अलग मुकदमे चलाने की आवश्यकता को टालती है। संक्षेप में, धारा 244 उन स्थितियों को नियंत्रित करती है जहां एक कार्य या कार्यों की श्रृंखला से यह स्पष्ट नहीं होता कि कौन सा विशिष्ट अपराध किया गया है। यह मजिस्ट्रेट को सभी संभावित अपराधों का आरोप लगाने या वैकल्पिक आरोप लगाने की अनुमति देती है और यह भी कहती है कि यदि साक्ष्य से किसी ऐसे अपराध का पता चलता है जिसके लिए आरोप लगाया जा सकता था, तो अभियुक्त को उसके लिए दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही उस पर उसका आरोप न लगाया गया हो, लिए मुकदमा शुरू करने की सभी कानूनी शर्तें पूरी हुई हों।